हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 2 जिसका नाम है बचपन। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। यह एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जिसमें लेखक अपने बचपन की या अपने पुराने दिनों की किसी यादगार घटना का वर्णन कर रहा हो, वह संस्मरण कहलाता है। तो इसमें लेखिका अपने बचपन की यादों को याद करते हुए बता रही हैं कि किस तरह से वे बचपन में क्या क्या अलग अलग तरह की पोशाकें पहनती थी। जब वो बिल्कुल छोटी थी तब वो क्या पहनती थी, और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो किस तरह से उनकी पसंद बदली, और फिर अब जब वो वृद्धावस्था में हैं तो अब उनको पसंद उनकी किस तरह से बदली है। अब उनको जो आरामदायक चीज़ें हैं पहनने में वो उन्हें ज़्यादा पसंद आने लगी हैं। इसी तरह खाने पीने की चीज़ों को लेकर के भी उन्होंने बताया है कि उनके ज़माने में खाने पीने की चीज़ें किस तरह से आजकल के ज़माने से भिन्न हैं। तो ये सब लेखिका हमें बता रही हैं, वह हमें अपने बचपन में ले जा रही हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। वह हमें अपने बचपन की ओर ले जा रही हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यानी कि वह कितनी बड़ी हैं? वह हमारी दादी या नानी की उम्र की हैं। तो वह कुछ वृद्ध हैं और सब लोग उन्हें परिवार में जीजी कह करके ही पुकारते हैं। यानी कि जो सबसे बड़ा होता है घर में उसको अक्सर जीजी भी कहते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी कि अब वो कुछ बड़ी हो गई हैं, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, यानी कि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। यानी कि जब वो बचपन में थी, छोटी थी, तब वो रंग बिरंगे रंग के कपड़े पहनती थी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, यानी कि इन विभिन्न तरह के रंगों के कपड़े लेखिका पहनती थी अपने बचपन में। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। यानी कि अब वो इस उम्र में हो गई हैं कि उन्हें ये रंग बिरंगे कपड़े नहीं भाते हैं। अब वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। गहरे नहीं हल्के रंग, यानी कि उन्हें गहरे रंग नहीं भाते हैं, अब उन्हें हल्के रंग ही पसंद हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। दशक मतलब 10 वर्षों का समूह, तो उसमें उन्होंने अलग अलग तरह की पोशाकें यानी अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग टाइप की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी कि बचपन से लेकर के अपनी अभी वृद्धावस्था तक लेखिका क्या क्या पहनती थी। जैसे पहले वो फ्रॉक पहनती थी, फिर निकरवॉकर, थोड़ी बड़ी हुई तो स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब जब थोड़ी सी ज़्यादा वृद्ध हो गई हैं तो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। यानी कि वो बचपन में फ्रॉक पहनती थी, वो उन्हें अभी भी याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। एक फ्रॉक है जो वो कैसा है, नीला, पीला और धारी वाला है। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। उसकी कॉलर कैसी है, गोल है, और बाजू पर जो कफ है वह भी गोल है। यह फ्रॉक की विशेषता बता रही हैं कि वो कैसी फ्रॉक पहनती थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। एक दूसरा और फ्रॉक था, वह कैसे रंग का था, हल्के गुलाबी रंग का था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, उस पर नीचे गुलाबी रंग की एक झालर लगी हुई थी फ्रॉक के ऊपर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी कि फ्रॉक के में जो जेब होती थी उसमें एक रुमाल रखा हुआ होता था और बालों में रंग बिरंगे रंग के रिबन बालों को बांधने के लिए, संवारने के लिए बालों में लगाया जाता था। ऐसा चलन लेखिका के समय में था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी।
एक लेमन कलर का था यानी नींबू रंग का, यानी कि येलो कलर का, पीले रंग का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक। गरम फ्रॉक मतलब सर्दियों में पहनने के लिए गरम कपड़े या गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी हुई थी। फर किस लिए होती थी? गरम रखने के लिए, तो उसके नीचे फर लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक क्या होता है? यह भी पोशाक की एक वैरायटी होती है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, यानी कि जो एक ट्यूनिक थी वह कैसे रंग की थी? चॉकलेटी रंग की थी, और उसके अंदर की जो कोटी होती है, कोटी एक छोटा सा वस्त्र होता है और जिसका रंग कैसा था? प्याजी, यानी कि प्याज के कलर का था। दूसरा ग्रे, और जो दूसरी ट्यूनिक थी वह कैसी थी? ग्रे कलर की थी और उसके साथ में सफ़ेद कोटी, और उसकी कोटी का रंग कैसा था? सफ़ेद था। यानी कि लेखिका के पास में 2 ट्यूनिक थी जो उन्हें आज भी याद हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। स्टॉकिंग मोजों का ही एक प्रकार होता है, ये थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं, तो उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि लेखिका के घर में नौकर नौकरानी होने के बावजूद भी उन्हें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते हैं। ऐसा लेखिका हमें बता रही है कि वो किस तरह से उन्हें काम करना सिखाया गया, और इसकी उन्हें सख्त मनाही थी कि मोजे वो खुद ही धोएंगी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। किस में लगाते? मोजे धोने में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब वो मोजे धो लेती उसके बाद क्या करती? अपने जूते पॉलिश करके उनको चमकाती। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, यानी कि वह जूतों पर पहले पॉलिश करती, उसके बाद उन जूतों को कपड़े या ब्रश से रगड़ करके उनको चमकाती। यह काम वह रविवार की सुबह करती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सरवर वह व्यक्ति है जिन्हें लेखिका अपने बचपन की यादें बता रही हैं, तो वह उनसे कह रही हैं कि मुझे तो बूट पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है, यानी कि उनके जो बचपन के जो उन्होंने काम करे हैं वह उनकी ऐसी आदत हो गई है कि वो उन्हें आज भी पसंद हैं। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, यानी कि उनके समय से लेकर के अब वो कह रही हैं कि अब जो जूते आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आरामदेह आ रहे हैं, और कई सारी किस्म के या वैरायटी में जूते अब आ रहे हैं, पहले इतने ज़्यादा उपलब्ध नहीं होते थे। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, यानी कि वो कहने कि जो पहले जूते आते थे वो कुछ इस तरह के होते थे कि जब हम उन्हें पहनते थे तो उनसे छाले हो जाते थे, तो उनका इलाज भी हमें पहले से ही सोचना पड़ता था, क्योंकि ये उन्हें पता था कि ये नए जूते छाले अवश्य ही करेंगे, इसलिए उनके इलाज के बारे में पहले से ही सोच लिया जाता। ऐसा लेखिका बता रही हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, यानी कि जब कभी किसी लंबी सैर पर जाना होता था और जूते पहन करके अगर जा रहे हैं तो उनको रुई अपने पास में ज़रूर रखनी पड़ती थी, क्योंकि जैसे ही जूता लगा, मतलब जैसे ही उनके घाव हुआ या छाला हुआ, तो वो रुई को मोजे के अंदर रख लेती थी, जिससे घाव होने से, छाला होने से बच जाता था। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका बता रही हैं कि हमारे बचपन में किस तरह से चीज़ें अलग हुआ करती थी, और अब जब तुम्हारे बचपन की बात करें तो अब चीज़ें ज़्यादा आरामदायक, सुविधाजनक आने लग गई ही हैं। इस तरह से लेखिका हमें बताना चाह रही हैं कि किस तरह से उनका बचपन हमारे बचपन से अलग होता था। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। हर शनिचर यानी शनिवार को वो ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल पीना पड़ता, यानी उन्हें पिलाया जाता था। यह एक मुश्किल काम था। क्या मुश्किल काम था? ऑलिव ऑयल को या अरंडी के तेल को पीना बहुत ही मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, गंध यानी महक, तो सुबह से ही, शनिवार की सुबह से ही उनको इसकी गंध आने लग जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी कि जिन शीशे के छोटे गिलासों में वह ये तेल या दवाई पीती थी उन पर
खुराक कितनी लेनी है ऐसे निशान लगे हुए रहते थे। तो उनको देखते ही लेखिका को उल्टी आने लग जाती कि उन्हें तो अब ये दवाई पीनी पड़ेगी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। इसमें लेखिका कह रही है कि वह जो शनिवार को दवा पीती थी या वह जो दोनों तरह के तेल पीती थी, अगर वह उनको ना भी पीती तो उससे कुछ खास फर्क नहीं रहता, यानी कि उनकी सेहत फिर भी ठीक ही रहती, ऐसा लेखिका सोच रही है। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यहाँ लेखिका कह रही हैं कि भाई तुम्हारे समय और हमारे समय में काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहनने ओढ़ने से लेकर के बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं वह सब हमारी और तुम्हारी अब बिल्कुल काफ़ी फ़र्क इनमें आ चुका है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। वह बता रही है कि उनके समय में केवल कुछ ही घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न तो नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। यानी कि उनके बचपन में जो कुल्फ़ी मिलती थी आजकल उसको आइसक्रीम के नाम से जानते हैं, आजकल वह आइसक्रीम के रूप में मिलती है। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, अब पेटीज़ के रूप में मिलता है। सहतूत, फालसे और खसखस ये तीनों एक प्रकार के फल होते हैं जिनसे कि शरबत बनता है। तो ये पहले उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा इसका चलन था, तब कोक और पेप्सी नहीं मिलते थे। आज के इस समय में कोक पेप्सी का चलन बहुत ज़्यादा है। तो लेखिका कहना चाह रही है कि उनके समय में तो शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत ही मिलते थे, कोक पेप्सी नहीं मिलते थे, यह आज के ज़माने में मिलता है। तो लेखिका समय के बदलाव को बता रही है कि किस तरह से चीज़ें बदल गई हैं। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी, यानी कि कोक पेप्सी कुछ नहीं मिलता था, लेमनेड यानी कि नींबू का रस, नींबू की शिकंजी और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डर्बिको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। यानी कि जो शिमला और दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए हैं वहाँ पर दो तरह के रेस्टोरेंट थे, एक तो वेंगर्स और डर्बिको, जहाँ पर चॉकलेट और पेस्ट्री बड़ी ही मज़ा देने वाली थी, यानी कि बहुत ही टेस्टी थी, मन भावन थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका अपने भाई के साथ में शिमला मॉल से जा कर के ब्राउन ब्रेड लेकर के आती। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। तो मॉल क्या होता है? एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे दैनिक ज़रूरत की सभी चीज़ें मिलती हैं। तो उनका जो घर था वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, यानी कि बिल्कुल ही पास में ही मॉल था उनके घर के। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। कन्फेक्शनरी काउंटर क्या होता है? जहाँ पर पेस्ट्री और चॉकलेट की दुकान को कहते हैं। तो वहाँ पर उनको तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट मिलती थी, उनकी जो खुशबू थी वो मन को हर लेती थी, मन को भाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी कि लेखिका हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीद सकती थी, इस बात की उनको इजाज़त थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, यानी कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेखिका के पास ही रहती थी, ऐसा वह बता रही हैं। और वह चॉकलेट को कभी भी खड़े खड़े होकर के नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर के खाती। यानी कि घर लौट करके वह उसको साइड बोर्ड क्या होता है? एक दीवार से सटी हुई कुर्सी या मेज जहाँ पर खाने पीने का सामान रखा हुआ रहता है, तो वह घर लौट करके साइड बोर्ड पर रख देती और रात का जब खाना खा लेती थी तब बिस्तर पर लेट करके मज़े ले लेकर के अपनी चॉकलेटों को आराम से रस ले लेकर, स्वाद ले लेकर के खाती थी, यानी कि वो आराम से खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। यह एक प्रकार के फल होते हैं जो खट्टे और मीठे स्वाद में होते हैं, तो ये लेखिका को बहुत ही याद आते हैं। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। तो ये कैसे थे? कुछ उनमें से एकदम लाल, कुछ गुलाबी और रस भरी कसमल। सोच करके ही मुंह में पानी भर आए, यानी कि वो इतने मिठास वाले, इतने स्वाद भरे हुए होते थे।
चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरण। अब जो लेखिका को और खाने पीने की चीज़ों में याद आ रहा है वह क्या है? चना जोर गरम और अनारदाने का चूरण। चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नज़र आती है, यानी कि चना जोर गरम उनके समय में भी मिलता था और आज भी मिलता है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, यानी कि चना जोर गरम को पुड़िया में बांध करके ही देते थे और वो पूरी तरह से हाथ से ही बनाई जाती थी, वो मशीनों से नहीं बनाई जाती थी, तो इसीलिए उसमें स्वाद निराला होता था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। तो चना जोर गरम को डालने के लिए जो पुड़िया बनाई जाती थी वह कैसी होती थी कि नीचे से थोड़ी सी तिरछी और ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी, जिससे कि उसमें से चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी कि उस समय में चना जोर गरम जैसी चीज़ें ही बच्चों के लिए आम थी, जो उनको स्कूल के समय में आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरक पाते, यानी कि जो चना जोर गरम की वह पुड़िया बनवाते थे उस पर ज़्यादा तेज मसाला बुरकवाते थे, छिड़कवाते थे। एक पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी, यानी कि वह भी उसको आनंद ले लेकर के खाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था, यानी कि उन्होंने अपने बचपन में शिमला रिज यानी शिमला में मैदान पर बहुत मज़े किए हैं। वहाँ पर उन्होंने घोड़े की सवारी भी की है और ऐसा अक्सर वहाँ के हर बच्चे ने किया हुआ है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। उनका कहना है कि घोड़ों को हम कुछ कमतर करके, मतलब कुछ कम आंक के, उनको थोड़ा कम समझना, ऐसा हम समझते थे, हम उन पर हंसते थे। और जो उनका ननिहाल था यानी कि जो नानी का घर था, वहाँ के जो घोड़े थे वो बड़े ही हष्टपुष्ट यानी कि मजबूत और खूबसूरत थे। उनकी बात वो कह रही है मैं फिर कभी करूँगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। रंग बिरंगे गुब्बारे शाम को देखने को मिलते और सामने जाखू का पहाड़, पहाड़ का नाम है जाखू। ऊंचा चर्च, चर्च ईसाइयों का धार्मिक स्थल है, वो कितना था? ऊंचा था। तो ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, यानी कि जब उसमें प्रार्थना होती थी तो घंटियां बजती थी और उसकी आवाज़ जो थी, वो गूंज जो थी, वो दूर दूर तक फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। प्रभु यीशु किसके? ईसाइयों के गुरु का नाम है। तो जब चर्च में घंटियां बजती थी तो कैसा लगता था कि प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां वाले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक पहले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी कि सूर्यास्त के समय का वर्णन करा है कि किस तरह से सुनहरी गुलाबी जो धारियां हैं वे नीले आसमान पर फैल रही हैं और जो पहाड़ों के मुखड़े हैं वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब सूर्यास्त का समय होने लग गया है। बत्तियां टिमटिमा रही हैं, यानी कि लाइटें जल गई हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी कि शाम के समय सब लोग, सैलानी जो आते हैं वो घूमने के लिए भी निकलते हैं, तो वहाँ पर कोलाहल या शोर शराबा काफ़ी हो जाता है। सरवर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। वह सरवर को कह रही हैं, जो लिख रहे हैं उनको अपनी बात बता रही हैं, अपनी यादें बता रही हैं कि जो स्कैंडल पॉइंट था उसके सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। एक दुकान हुआ करती थी स्कैंडल पॉइंट के सामने, जिसमें क्या था? शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी हुई छोटे छोटे वाली
डिब्बों वाली ट्रेन, क्योंकि मॉडल है तो वो बिल्कुल छोटे रूप में ही होगा। तो वहाँ पे क्या था, उसकी पटरियाँ बनाई हुई थी और उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन खड़ा कर दिया था। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई सुरंगें, यह सब शिमला कालका ट्रेन का मॉडल है जो वहाँ दुकान पर बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी कि उनके समय में जो सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी वो कौन सी थी, शिमला कालका ट्रेन थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, क्योंकि वह बहुत कम थे तो वो कभी कभी ही देखने को मिलते थे। तो बच्चे जब से ही वो आसमान में उड़ते उन्हें कौतूहल बस देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। दिखता जैसे एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। जब हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो कुछ इसी प्रकार का लगता है जैसे कोई भारी भरकम पक्षी आसमान में उड़ रहा है अपने पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। जैसे ही उसको देखने जाते इतनी देर में तो वह गायब हो जाता, क्योंकि उसकी स्पीड ही बहुत तेज होती है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती कि उसको देखते और वह गायब हो जाता। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ में एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। इसमें लेखिका बता रही हैं कि जो उनकी ये मॉडल वाली दुकान थी उसकी बगल में एक और दुकान थी जो उन्हें आज भी याद है। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो यह दूसरी दुकान कौन सी थी? चश्मे वाली दुकान थी, जहाँ के जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा क्यों लगता है? क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती है, तो बड़ा ऐसा बोझिल सा लगता है कि ये हमने क्या लगा लिया चेहरे पर। तो शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। तो जैसे ही छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, अरे चश्मा लग गया, मतलब आँखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, यानी कि उनकी छोटी उम्र में ही ऐनक लग गया था। ऐनक यानी चश्मा। दूध पिया करो, और वह उन्हें क्या सलाह दे दिया करते थे कि तुम दूध पिया करो जिससे तुम्हारा चश्मा उतर जाए। मैं डॉक्टर साहब का कहा हुआ दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। और डॉक्टर साहब उनसे क्या कहते थे कि तुम जब थोड़ी सी देर चश्मा पहनोगी तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। ऐसा वह लोगों को, जो उनके छोटे और बड़े लोग थे, जो उनके चेहरे को देख करके कहते थे कि इस उम्र में तुम्हारे चश्मा लग गया, तुम दूध पिया करो। तो वो जो डॉक्टर साहब उनसे कहते थे वो उनका कहा हुआ उनको कह देती थी, दोहरा देती थी कि मैं कुछ देर पहनूंगी तो यह चश्मा या ये ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मतलब डॉक्टर साहब ने उनसे कहा था कि जब तुम ये चश्मा पहनोगी तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा तो उनका नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप को इसकी जिम्मेवार हूँ। तो वो कह रही हैं कि चश्मा क्यों नहीं उतरा? क्योंकि वे खुद इसकी जिम्मेदार हैं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़ करके रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। यानी कि दिन की रोशनी में हमें काम करना चाहिए। रात को टेबल लैंप के सामने काम करने से हमारी आंखें थक जाती हैं, तो उसमें चश्मा तो लगेगा ही। तो इसके लिए कह रही हैं कि इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तो फिर तो चश्मा उनके लगना ही था, वो यह बताना चाह रही हैं। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई यानी कि चाचा का बेटा, उसने उनको छेड़ते हुए कहा कि देखो देखो कैसी लग रही है। जब हम पहली बार चश्मा लगाते हैं तो कुछ इसी तरह का एहसास हमारे साथ होता है। यह लेखिका कृष्णा सोबती हैं, जिन्होंने अपने आँखों पर चश्मा लगाया हुआ है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसा उनके चचेरे भाई उन्हें कह करके चिढ़ाते रहे हैं। मैं खिजी की, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। उन्हें खिज हो गई, यानी उन्हें चिढ़ हो गई कि ऐसा मुझे क्यों कहा जा रहा है, पर उन्हें यह शेर बुरा नहीं लगा।
जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। यानी कि उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरह का आ गया कि कहीं मैं लंगूर की जैसी मेरी सूरत तो नहीं लग रही है। इसीलिए वो आईने यानी शीशे या दर्पण के सामने जाकर के खड़ी हो गई और उन्होंने कई बार अपने आप को देखा। फिर उन्होंने ऐनक को उतारा, वापस पहना, फिर उतारा और वो देखती रही कि मैं सचमुच में कहीं मेरी सूरत लंगूर के जैसी तो नहीं लग रही है। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। वो कभी कहती सूरत बनी लंगूर की, हाँ ये बात सही है, यानी मतलब मैं ऐसी लग रही हूँ। कभी वो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी सूरत लंगूर के जैसी नहीं है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा उठा करके अपने सिर पर रख लिया, पर वो उन्हें पहनने के बाद में कुछ अजीब लगा। अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ में घुल मिल गया है चश्मा, यानी कि अब उन्हें चश्मे की आदत हो गई है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, यानी कि लेखिका को अब चश्मे की आदत हो गई है, तो वो चश्मे के बिना अब नहीं रहती हैं। जब भी कभी वे चश्मा नहीं लगाती हैं तो उन्हें अपना चेहरा खाली खाली लगता है, ऐसा लेखिका बता रही हैं। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। उन्हें अपने बचपन में वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, वह सभी चीज़ें याद आ गई। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर्फ टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब क्या हुआ, अब वो जब थोड़ी वृद्ध हो गई हैं तो अब उन्हें सिर्फ सिर पर टोपी लगाना पसंद है, और वह भी शिमला की। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। क्या ये टोपियाँ उन्होंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, यानी कि दुपट्टों को ओढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है, उन्हें संवारना पड़ता है, उन्हें ढंग से ओढ़ना पड़ता है, और अब लेखिका की उम्र ऐसी है नहीं कि वो उन्हें संभाल सकें, तो इसलिए वह हिमाचली टोपियाँ जो कि सहल सुभीते यानी आरामदायक होती हैं, सुविधाजनक होती हैं, तो इसलिए वो हिमाचली टोपियाँ पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं बजाय दुपट्टों के ओढ़ने के। ऐसा लेखिका इस पाठ में हमें बता रही हैं। तो इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।